हेलो एवरीवन, स्वागत अभिनंदन सभी का आज की इस ऑनलाइन क्लास में। बच्चों, आज की क्लास में हम बात करेंगे एनएम नर्सिंग फर्स्ट ईयर का जो सब्जेक्ट है अपना प्राइमरी हेल्थ केयर, उसके एक इम्पोर्टेंट टॉपिक इम्यूनिटी और इम्यूनाइजिंग एजेंट के बारे में। आज की क्लास में हम डिटेली डिस्कस करेंगे कि कैसे हमारी बॉडी का इम्यून रिस्पॉन्स वर्क करता है एंड कौन कौन से इम्यूनाइजिंग एजेंट होते हैं जिनको एडमिनिस्टर करके इम्यून रिस्पॉन्स डेवलप करवाया जा सकता है। तो स्टार्ट करते हैं आज की अपनी क्लास, जिसमें सबसे पहले हम बात करते हैं बेसिक डेफिनेशन ऑफ इम्यूनिटी के बारे में। बच्चों, इम्यूनिटी का जो मीनिंग होता है वो ये होता है कि हमारे शरीर की ऐसी क्षमता जो बाहर से आने वाले रोगजनक सूक्ष्म जीवों या उनके केमिकल सब्सटेंस को, उनके विषाक्त पदार्थों को नष्ट करके हमारे शरीर की रक्षा करती है, वो होती है अपनी इम्यूनिटी और रोग प्रतिरक्षा या रोग प्रतिरोधक क्षमता। इसको समझने के लिए बेसिक दो टर्म्स की बात करते हैं। सबसे पहले पहली टर्म्स आती है अपनी एंटीजन। फर्स्ट टर्म्स आती है अपनी एंटीजन। एंटीजन का मतलब होता है कि ऐसे पदार्थ जो बाहर से आते हैं हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं। एंटीजन का मतलब बाहरी पदार्थ होते हैं बच्चों। एंटीजन क्या होते हैं? बाहरी पदार्थ होते हैं। एंड ये बाहरी पदार्थ, बाहरी सब्सटेंस हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं, हमारे शरीर में एंटर करेंगे एंड एंटर करके रोग उत्पन्न करने का काम करेंगे, एंटर करके रोग उत्पन्न करने का काम करते हैं। देन जब भी ऐसा कोई एंटीजन हमारे शरीर में प्रवेश करता है एंड रोग उत्पन्न करने का काम करता है, तो उस केस में हमारा शरीर, हमारी ह्यूमन बॉडी कुछ प्रोटीन सब्सटेंस का फॉर्मेशन करती है, कुछ प्रोटीन वाले सब्सटेंस बनाती है, कुछ प्रोटीन सब्सटेंस का फॉर्मेशन करेगी। एंड ये सब्सटेंस क्या करेंगे? एंटीजन से फाइट करने का काम करेंगे, फाइट अगेंस्ट एंटीजन, एंड उसको किल करेंगे एंड शरीर को रोगों से बचाने का काम करेंगे। उस रोग से बचाने का काम करते हैं, एंटीजन को किल करते हैं। और ऐसे सब्सटेंस को, ये जो प्रोटीन सब्सटेंस है वो होते हैं एंटीबॉडी। इनको बोला जाता है बच्चों एंटीबॉडी। क्या बोला जाता है? एंटीबॉडी। एंड ये एंटीबॉडी बनने की जो प्रोसेस है, जो प्रक्रिया है, हमारा शरीर एंटीबॉडी बना के एंटीजन को किल करता है एंड शरीर को रोगों से बचाता है, वही क्या होती है? अपनी इम्यूनिटी। वही क्या है? अपनी इम्यूनिटी। तो सिंपल लैंग्वेज में मैं बोल सकता हूँ कि इम्यूनिटी का मतलब है कि बाहर से आने वाले एंटीजन को नष्ट करने के लिए, किल करने के लिए शरीर द्वारा एंटीबॉडी बनाने का जो प्रोसेस है वो है अपना इम्यूनिटी या रोग प्रतिरोधक क्षमता। देन इस रोग प्रतिरोधक क्षमता को फर्दर हम डिवाइड कर सकते हैं, क्लासिफाई कर सकते हैं। तो फर्स्ट कैटेगरी आती है अपनी जन्मजात प्रतिरक्षा और इनेट इम्यूनिटी। नाम से पता चल रहा है ऐसी इम्यूनिटी जो जन्म से हमारे अंदर प्रेजेंट है, वो है अपनी जन्मजात प्रतिरक्षा। और सेकंड थिंग ये हो सकता है कि जन्म से प्रेजेंट नहीं थी, लेकिन लाइफ के किसी ना किसी टाइम में हमने उस इम्यूनिटी को एक्वायर करा है, अर्जित करा है। तो अर्जित प्रतिरक्षा और एक्वायर्ड इम्यूनिटी, तो दो टाइप की बेसिक इम्यूनिटी होती है। तो एक इम्यूनिटी होती है जो इनेट होती है और दूसरी होती है एक्वायर्ड इम्यूनिटी। एक्वायर्ड इम्यूनिटी को फिर से दो कैटेगरी में डिवाइड करा जाता है। एक आती है एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी एंड दूसरी पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी। एंड इन दोनों को फिर से दो सब कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। एक्टिव एक्वायर्ड को नेचुरल एंड आर्टिफिशियल में, एंड पैसिव एक्वायर्ड को भी फिर से डिवाइड किया जा सकता है नेचुरल एंड आर्टिफिशियल इम्यूनिटी। तो इस तरह से ये ओवरऑल क्लासिफिकेशन रहता है अपने इम्यूनिटी का, जिनको वन बाय वन करके हम डिस्कस करते हैं। फर्स्ट बात करते हैं इनेट इम्यूनिटी या जन्मजात प्रतिरक्षा की। तो जैसा कि बच्चों इसके नाम से पता चल रहा है, इनेट या जन्मजात मीन्स ये जन्म से बाय बर्थ अपने अंदर प्रेजेंट होती है, ये जन्म से प्राप्त होती है एंड शरीर की सुरक्षा की पहली पंक्ति या फर्स्ट लाइन डिफेंस का काम करती है। ये क्या करती है बच्चों? फर्स्ट लाइन डिफेंस का काम करती है। एंड फर्स्ट लाइन डिफेंस का मतलब होता है कि जो शरीर में एंटीजन के प्रवेश को रोकती है, जो शरीर में एंटीजन के प्रवेश को रोकता है। अभी हमने एंटीबॉडी की बात करी, तो एंटीबॉडी एंटीजन की एंट्री को नहीं रोकता है। एंटीबॉडी क्या करता है? जो एंटीजन एंटर कर गया है उसके अगेंस्ट काम करता है। तो एंटीबॉडी हमेशा सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस में आएंगे बच्चों, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस नहीं होते। फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस क्या होते हैं?
वो सारी चीजें जो एंटीजन की एंट्री को रोकती है। तो ये किसी भी इन्फेक्शन पर, किसी भी वैक्सीनेशन पर डिपेंड नहीं करती, क्योंकि वैक्सीनेशन पर, इन्फेक्शन पर कौन डिपेंड करेगा? एंटीबॉडी डिपेंड करेगी। एंड एंटीबॉडी सेकंड लाइन डिफेंस होते हैं, फर्स्ट लाइन डिफेंस नहीं होते। और ये जो फर्स्ट लाइन डिफेंस होते हैं ये नॉन स्पेसिफिक होते हैं, मीन्स सारे एंटीजन के लिए ये इक्वल काम करते हैं, सारे एंटीजन को बॉडी में प्रिवेंट होने से रोकते हैं। ऐसा नहीं होता कि किसी एक एंटीजन को एंटर करने से रोकेंगे, दूसरे को नहीं रोकेंगे, सबके लिए सिमिलर काम करती है। इसलिए ये कैसी होती है? नॉन स्पेसिफिक होती है, मीन्स सभी प्रकार के रोगाणुओं के खिलाफ एक समान काम करती है। फॉर एग्जाम्पल आवर स्किन, सलाइवा, टीयर्स, गैस्ट्रिक सेक्रेशन, जेनिटल ट्रैक्ट के सेक्रेशन, ये सारे क्या करते हैं? अपनी बॉडी में फर्स्ट लाइन डिफेंस का काम करते हैं। देन टाइप की अगर हम बात करें तो इनेट इम्यूनिटी को फर्दर हम 3 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, स्पेसीज इम्यूनिटी, रेशियल इम्यूनिटी एंड इंडिविजुअल इम्यूनिटी। स्पेसीज इम्यूनिटी या प्रजाति प्रतिरक्षा, इसका क्या मीनिंग होता है? इसका मतलब ये है कि हम देखते हैं कि कुछ स्पेसिफिक स्पेसीज में स्पेसिफिक टाइप की डिजीज प्रेजेंट होती है। जैसे कुछ रोग ऐसे होते हैं जो एनिमल्स में डेवलप होते हैं लेकिन ह्यूमंस में देखने को नहीं मिलते। क्यों नहीं देखने को मिलते? क्योंकि ह्यूमंस में उसके लिए अलग टाइप की इम्यूनिटी प्रेजेंट है। वहीं दूसरी साइड हम देखें तो कुछ रोग ऐसे होते हैं जो ह्यूमंस में डेवलप होते हैं लेकिन एनिमल्स में देखने को नहीं मिलते, क्योंकि एनिमल्स में उन रोग के लिए स्पेसिफिक टाइप की इम्यूनिटी प्रेजेंट है। तो ऐसी इम्यूनिटी जो एक स्पेसिफिक स्पेसीज में, प्रजाति में प्रेजेंट होती है, विच इज नोन एज स्पेसीज इम्यूनिटी। देन सेकंड टाइप आता है जातीय प्रतिरक्षा या रेशियल इम्यूनिटी, मीन्स किसी स्पेसीज की पर्टिकुलर रेस में अगर इम्यूनिटी प्रेजेंट है तो वो होती है रेशियल इम्यूनिटी। जैसे आप देखोगे कि जो अफ्रीकन पीपल्स है उनमें कुछ डिजीज ज़्यादा देखने को मिलती है, वहीं वो सेम डिजीज अमेरिकन में कम डेवलप होती है। या दूसरी साइड कुछ डिजीज ऐसी होती है जो अमेरिकन में देखने को मिलती है लेकिन अफ्रीकन में, एशियंस में कम डेवलप होती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि अलग अलग रेस में अलग अलग टाइप की इम्यूनिटी, अलग अलग लेवल की इम्यूनिटी प्रेजेंट होती है, और इस टाइप की इम्यूनिटी को बोला जाता है रेशियल इम्यूनिटी या जातीय प्रतिरक्षा। देन थर्ड टाइप आता है व्यक्तिगत प्रतिरक्षा और इंडिविजुअल इम्यूनिटी। इट मीन्स हम देखते हैं कि एक फैमिली में भी जो अपने फैमिली मेंबर है या बहुत सारे लोगों में सबका इम्यून रेस्पॉन्स अलग अलग होता है। जैसे कुछ मेंबर्स या कुछ लोग ऐसे होते हैं जिसको नॉर्मल कॉमन कोल्ड का भी इन्फेक्शन बार बार होता है, कुछ ऐसे होते हैं जिनको कभी कोई इन्फेक्शन इतना इजीली होता ही नहीं है। एंड ये सारी चीजें किस पर डिपेंड करती है? उनके अपने खुद के इम्यून सिस्टम पर, उनकी बॉडी के जेनेटिक पैटर्न पर, उनके बॉडी बिल्ड पर, उनके बायोलॉजिकल फैक्टर, उनका न्यूट्रिशन, बहुत सारी चीजें जो उनकी खुद की इम्यूनिटी को डिटरमाइन करती है। तो ऐसी जितने व्यक्तियों की सबकी जो अलग अलग इम्यूनिटी होती है, विच इज नोन एज व्यक्तिगत प्रतिरक्षा और इंडिविजुअल इम्यूनिटी। मीन्स एक ही परिवार के सदस्यों में जैसे अलग अलग इम्यूनिटी पाई जाती है, वो होती है इंडिविजुअल इम्यूनिटी। तो ये 3 टाइप देखने को मिलते हैं इनेट इम्यूनिटी के। इसके बाद हम बात करते हैं बच्चों नेक्स्ट वन, एक्वायर्ड इम्यूनिटी या अर्जित प्रतिरक्षा। ये ऐसी इम्यूनिटी होती है जो बाई बर्थ अपने अंदर प्रेजेंट नहीं होती, लेकिन लाइफ के किसी ना किसी फेज में इसको हम एक्वायर करते हैं। ये प्रतिरक्षा जन्म के बाद हासिल की जाती है जब शरीर किसी विशिष्ट बीमारी के संपर्क में आता है। तो ये कब डेवलप होगी? जब शरीर किसी ना किसी स्पेसिफिक एंटीजन से एक्सपोज होगा, तो उस केस में अपने शरीर में एंटीबॉडी का फॉर्मेशन होगा। तो ये स्पेसिफिक एंटीबॉडी के लिए, एंटीजन के लिए विशेष एंटीबॉडी बनते हैं, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये विशिष्ट होती है। ये क्या होती है? विशिष्ट होती है। मीन्स एक खास बीमारी के लिए ये इम्यूनिटी प्रेजेंट होती है। जैसे फॉर एग्जांपल किसी एक को मीजल्स का इन्फेक्शन हुआ तो उसकी बॉडी में मीजल्स की इम्यूनिटी प्रेजेंट होगी। किसी को चिकन पॉक्स का इन्फेक्शन हुआ है तो चिकन पॉक्स की इम्यूनिटी प्रेजेंट होगी। या किसी ने बीसीजी का वैक्सीन लगाया है तो उसके अंदर टीबी से लड़ने वाली इम्यूनिटी प्रेजेंट होगी। तो ये स्पेसिफिक होती है, मीन्स जिस एंटीजन से हम एक्सपोज होते हैं उस एंटीजन के अगेंस्ट अपने बॉडी में इम्यूनिटी प्रेजेंट होती है। एंड दूसरी चीज, इस इम्यूनिटी में मेमोरी प्रेजेंट होती है। पहली चीज तो ये स्पेसिफिक होती है, एंड सेकंड वन इसमें मेमोरी प्रेजेंट होती है। मेमोरी का मतलब क्या? मेमोरी का मतलब कि अगर एक बार एंटीजन बॉडी में प्रवेश करा, बॉडी ने एंटीबॉडी बनाए, तो वो लाइफ लॉन्ग प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेंगे। अगर फ्यूचर में कभी भी उस टाइप का एंटीजन एंटर करेगा
तो एंटीबॉडी तुरंत उसको आइडेंटिफाई करेगी, तुरंत उसको पहचान के उससे बचाव करने का काम करेगी। मीन्स ये इम्यूनिटी रोगाणु को याद रखती है ताकि भविष्य में हमला होने पर उसे तुरंत पहचान के नष्ट किया जा सके। देन ये जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी है, ये शरीर क्या करता है, अपन ने अभी बात करी कि शरीर एक्वायर कर रहा है। शरीर क्या करेगा, इसको एक्वायर करेगा। एक्वायर करेगा तो शरीर का पार्टिसिपेशन होगा, आइदर शरीर एक्टिवली पार्टिसिपेट करेगा, शरीर का पार्टिसिपेशन एक्टिवली बॉडी पार्टिसिपेट करेगी, या बॉडी का कोई रोल नहीं होगा, बॉडी पैसिवली पार्टिसिपेट करेगी। दो सिचुएशन देखने को मिल सकती है, बॉडी का एक्टिव पार्टिसिपेशन होगा या बॉडी का पैसिव पार्टिसिपेशन होगा। जब बॉडी एक्टिवली पार्टिसिपेट करेगी तो बॉडी एंटीबॉडी का फॉर्मेशन खुद करेगी। बॉडी क्या करेगी, एंटीबॉडी का फॉर्मेशन खुद करेगी। और पैसिव पार्टिसिपेशन है, मीन्स बाहर से रेडीमेड इसको एंटीबॉडी मिलेगी, रेडीमेड एंटीबॉडी मिल रहे हैं, बॉडी खुद एंटीबॉडी नहीं बना रही। तो इसके बेसिस पे एक्वायर्ड इम्यूनिटी को हम फर्दर दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं बच्चों। फर्स्ट आती है एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी। एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी मीन्स शरीर एक्टिवली जिसमें पार्टिसिपेट कर रहा है, एंड पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी मीन्स जिसके डेवलपमेंट में शरीर का कोई एक्टिव रोल नहीं है, बॉडी पैसिवली वर्क कर रही है। तो दोनों को वन बाय वन करके हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी। एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी मीन्स जहां पर शरीर का प्रतिरक्षा तंत्र, इम्यून सिस्टम खुद एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है, शरीर का प्रतिरक्षा तंत्र खुद एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है एंड खुद से एंटीबॉडी बनाता है। मीन्स शरीर के खुद के एंटीबॉडी होंगे, शरीर में खुद से बने हुए एंटीबॉडी होंगे। तो इस केस में ये एंटीबॉडी लंबे टाइम तक सुरक्षा प्रदान करने का, लॉन्ग टर्म प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने का काम करेंगे। अब ये बच्चों एंटीबॉडी कैसे बनेंगे, तो दो सिचुएशन रहती है कि या तो एंटीजन नेचुरली एंटर करे। एंटीजन तो एंटीबॉडी तो तभी बनेंगे, एंटीबॉडी कब बनेंगे बच्चों, जब एंटीजन आएगा। एंटीबॉडी तभी बनेंगे जब एंटीजन आएगा। और एंटीजन कैसे आ सकता है, तो दो सिचुएशन है कि या तो एंटीजन नेचुरली आए, नेचुरली मीन्स नेचुरल एंटीजन आए तो इन्फेक्शन हो उस कंडीशन में, या दूसरा हो सकता है कि एंटीजन को हम बॉडी में एंटर करवाएं। तो हम कैसे करवा सकते हैं, बाय गिविंग वैक्सीन, बाय गिविंग वैक्सीन। तो अगर एंटीजन अपने आप नेचुरली बॉडी में एंटर कर रहा है बाय इन्फेक्शन से एंड बॉडी एंटीबॉडी बना रहा है, तो वो होती है नेचुरल एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी। नेचुरल है क्योंकि एंटीजन नेचुरली आ रहा है एंड बॉडी एक्टिवली इम्यूनिटी बना रही है, इसलिए नेचुरल एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी, नेचुरल एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी। दूसरा सीन है कि हम वैक्सीन से दे रहे हैं, मीन्स आर्टिफिशियल तरीके से हम क्या कर रहे हैं, एंटीबॉडी बॉडी में एडमिनिस्टर करवा रहे हैं, उसके बाद बॉडी एक्टिवली इम्यूनिटी बना रही है। तो आर्टिफिशियल एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी, देखो इसके दो टाइप अपने को देखने को मिलते हैं। फर्स्ट है प्राकृतिक या नेचुरल। नेचुरल इम्यूनिटी कब बनती है, संक्रमण या इन्फेक्शन होने के बाद विकसित होती है। फॉर एग्जाम्पल मिजल्स का इन्फेक्शन होने के बाद लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी डेवलप हो जाती है, चिकन पॉक्स का इन्फेक्शन होने के बाद लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी डेवलप हो जाती है। तो ये सारी नेचुरल टाइप की इम्यूनिटी होती है। सेकेंड टाइप वैक्सीनेशन के बाद ये डेवलप होती है, जैसे बीसीजी वैक्सीन, पोलियो वैक्सीन, चिकन पॉक्स वैक्सीन, एमएमआर वैक्सीन देके हम जो इम्यूनिटी डेवलप करवाते हैं वो होती है आर्टिफिशियल एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी, मीन्स कृत्रिम सक्रिय अर्जित प्रतिरक्षा। देन दूसरी टाइप की जो इम्यूनिटी है वो है निष्क्रिय अर्जित प्रतिरक्षा या पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी। पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी मीन्स बॉडी का कोई रोल नहीं है, बॉडी पैसिवली पार्टिसिपेट कर रही है। तो एंटीबॉडी कहाँ पर बने, एंटीबॉडी बाहर किसी दूसरे के शरीर में बने। जब शरीर को तैयार एंटीबॉडी, रेडीमेड एंटीबॉडी बाहर से दिए जाते हैं, तो उस केस में जो इम्यूनिटी वर्क करती है इसको बोला जाता है पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी। और ये एंटीबॉडी तुरंत काम करते हैं क्योंकि बाहर से बने बनाए हैं, शरीर को कोई एंटीबॉडी नहीं बनाने पड़ रहे, लेकिन शॉर्ट टर्म के लिए ये वर्क करेंगे। अब जो बाहर से बच्चों एंटीबॉडी मिल रहे हैं उसमें भी दो सिचुएशन हो सकती है कि एक नेचुरल प्रोसेस को फॉलो करके मिल रहे हैं या आर्टिफिशियल प्रोसेस को फॉलो करते हुए मिल रहे हैं।
अगर नेचुरल प्रोसेस को फॉलो करते हुए मिल रहे तो वो होती है अपनी नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी, नेचुरल पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी। जैसे फॉर एग्जांपल जो मदर की बॉडी में इम्यूनिटी बनी है, जो एंटीबॉडी है, वो प्लेसेंटा के थ्रू फीटस को मिल सकते हैं या ब्रेस्ट मिल्क के थ्रू न्यूबॉर्न बेबी को मिल सकते हैं। तो ये दोनों एग्जाम्पल आते हैं अपने नेचुरल पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी के। या हम उनको एडमिनिस्टर कर सकते हैं, इंजेक्ट कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ एंटीसेरा और इम्यूनोग्लोबुलिन, जैसे टेटनस एंटीटॉक्सिन, रेबीज एंटीसीरम, एंटीस्नेक वीनम। तो ये सारे किसके एग्जांपल्स आते हैं? आर्टिफिशियल पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी के। देन कंपेरेटिवली अगर हम डिफरेंस देखें एक्टिव एंड पैसिव इम्यूनिटी में क्या डिफरेंस होते हैं, तो फर्स्ट हम बात करते हैं सोर्स के बेसिस पे। सोर्स के बेसिस पे क्या डिफरेंस होते हैं? तो जो एक्टिव इम्यूनिटी होती है उसका सोर्स क्या रहता है? बॉडी खुद एंटीबॉडी बनाती है, शरीर खुद क्या करता है? एंटीबॉडी बनाता है। जबकि पैसिव इम्यूनिटी में क्या होता है? बाहर से बनी बनाई एंटीबॉडी दी जाती है, रेडीमेड एंटीबॉडी दी जाती है। देन इफेक्टिव होने में कितना टाइम लगेगा? तो एक्टिव इम्यूनिटी में टाइम लगता है क्योंकि एंटीजन बॉडी में एंटर करेगा, देन बॉडी एंटीबॉडी का फॉर्मेशन करेगी, तो इसमें टाइम लगेगा, टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। वहीं पैसिव इम्यूनिटी की बात करें तो रेडीमेड एंटीबॉडी दे रहे हैं, एंटीबॉडी पहले से बने हुए हैं, तुरंत इफेक्टिव होंगे, इमीडिएट इफेक्ट देखने को मिलेगा। देन ड्यूरेशन देखी जाए तो यहाँ पर एक्टिव इम्यूनिटी में बनने में टाइम लगता है, लेकिन बॉडी खुद बना रही है तो लंबे टाइम तक प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। जबकि पैसिव इम्यूनिटी में रेडीमेड एंटीबॉडी है तो कुछ टाइम के लिए ये प्रोटेक्शन कुछ वीक्स या मंथ तक प्रोटेक्ट करने का काम करेंगे। यूज की बात करें तो जो एक्टिव इम्यूनिटी होती है वो प्रिवेंटिव मेजर्स के लिए यूज की जाती है, मीन्स डिजीज को प्रिवेंट करने के लिए यूज करते हैं, एंड इसको एनहेंस करने के लिए वैक्सीन्स दिए जाते हैं। ये इम्यूनिटी डेवलप करवाने के लिए वैक्सीन्स हम देते हैं। जबकि पैसिव इम्यूनिटी इमरजेंसी कंडीशन में यूज करते हैं, ट्रीटमेंट के लिए यूज करते हैं, मीन्स क्यूरेटिव पर्पज के लिए, उपचारात्मक पर्पज के लिए इसको यूज किया जाता है। एंड इसमें हम क्या देते हैं? इम्यूनोग्लोबुलिन दिए जाते हैं, ह्यूमन इम्यूनोग्लोबुलिन, स्पेसिफिक इम्यूनोग्लोबुलिन और एंटीसेरा दिए जाते हैं, एंटीसेरा दिए जाते हैं। तो ये बेसिक डिफरेंस एक्टिव एंड पैसिव इम्यूनिटी के बारे में। इसके बाद चलते हैं आज की क्लास का अपना सेकंड टॉपिक, इम्यूनाइजिंग एजेंट। इम्यूनाइजिंग एजेंट मीन्स ऐसे बायोलॉजिकल सब्सटेंस, ऐसे जैविक पदार्थ जिन्हें शरीर में किसी विशेष रोग के प्रति प्रतिरोधक क्षमता या इम्यूनिटी उत्पन्न करने के लिए दिया जाता है। ऐसे एजेंट जो शरीर में किसी विशेष रोग के लिए इम्यूनिटी डेवलप करवाएंगे उनको बोला जाता है इम्यूनाइजिंग एजेंट। ये क्या करेंगे? या तो ये प्रतिरक्षा तंत्र को सक्रिय करेंगे यानी कि एक्टिवेट करके एंटीबॉडी बनवाएंगे, या इनमें डायरेक्ट एंटीबॉडी होगी जो शरीर को डायरेक्ट प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेंगे, सीधी सुरक्षा प्रदान करने का काम करेंगे। तो इन इम्यूनाइजिंग एजेंट को तीन कैटेगरी में बच्चों हम डिवाइड करते हैं। फर्स्ट आता है वैक्सीन, सेकंड इम्यूनोग्लोबुलिन एंड थर्ड वन एंटीसेरा। जो वैक्सीन होती है, वैक्सीन में एंटीजन होते हैं, वैक्सीन में क्या होते हैं? एंटीजन होते हैं, एंड ये वैक्सीन एक्टिव इम्यूनिटी प्रोवाइड करने का काम करती है, मीन्स एंटीजन जाएगा तो बॉडी खुद एंटीबॉडी का फॉर्मेशन करेगी। देन इम्यूनोग्लोबुलिन एंड एंटीसेरा दोनों में क्या होते हैं? एंटीबॉडी होते हैं। ये क्या है? इसमें एंटीबॉडीज है, तो ये डायरेक्ट इफेक्टिव होगी, ये पैसिव इम्यूनिटी प्रोवाइड करने का काम करेगी। पैसिव इम्यूनिटी प्रोवाइड करने का काम करते हैं इम्यूनोग्लोबुलिन एंड एंटीसेरा। तो वन बाई वन करके इनको हम डिस्कस करते हैं। फर्स्ट बात करें वैक्सीन की, तो वैक्सीन एक एंटीजेनिक पदार्थ है। वैक्सीन क्या है? एंटीजेनिक पदार्थ है, मीन्स एंटीजन होता है जिसे शरीर में सक्रिय प्रतिरक्षा उत्पन्न करने के लिए दिया जाता है। मीन्स एंटीजन देंगे तो शरीर एंटीबॉडी बनाएगा, एक्टिव इम्यूनिटी का फॉर्मेशन यहाँ पर होगा। अब वैक्सीन कैसे बनाई जाती है? तो वैक्सीन बनाने के लिए एंटीजन यूज किए जाते हैं, रोगजनक कारक को यूज किया जाता है एंड वैक्सीन बनाई जाती है। तो रोगजनक कारक को कैसे, किस फॉर्म में यूज करते हैं, उसके बेसिस पे वैक्सीन बच्चों थ्री टाइप की होती है। फर्स्ट आता है अपने लाइव एटेन्यूटेड वैक्सीन। फर्स्ट जो कैटेगरी आती है लाइव एटेन्यूटेड वैक्सीन, मीन्स जो लाइव एंटीजन है, तो लाइव रोगजनक कारक है, जीवित रोगजनक कारक है,
उनकी एफिशिएंसी को कम किया जाता है, उनकी रोग उत्पन्न करने की क्षमता को कम किया जाता है, देन उनसे वैक्सीन प्रिपेयर की जाती है। ऐसी वैक्सीन को बोलते हैं लाइव वैक्सीन या लाइव एटेन्यूटेड वैक्सीन। फॉर एग्जाम्पल जैसे BCG, OPV ओरल पोलियो वैक्सीन, मिजल्स वैक्सीन, MMR वैक्सीन, ये सारी लाइव वैक्सीन के एग्जाम्पल है। अब लाइव वैक्सीन में पॉजिटिव एजेंट लाइव होता है तो ये ज़्यादा इफेक्टिव मानी जाती है। ये कैसी होती है? ज़्यादा इफेक्टिव होती है। लेकिन इफेक्टिव होने के साथ साथ इनमें पॉजिटिव एजेंट एक्टिव स्टेट में है तो ये सेफेस्ट नहीं होती, सेफ नहीं माना जाता। इफेक्टिव है बट नॉट सेफ। तो किन लोगों के अंदर सेफ नहीं होगी? तो प्रेगनेंसी के ड्यूरिंग ये सेफ नहीं होगी। देन जिनका वीक इम्यून सिस्टम है उन लोगों में ये सेफ नहीं होगी। देन जो लोग इम्यूनोसप्रेसेंट ड्रग यूज कर रहे हैं उन लोगों में सेफ नहीं होगी। जो इम्यूनोसप्रेसेंट यूज कर रहे हैं उन लोगों में भी सेफ नहीं होगी। इफेक्टिव है लेकिन सेफ नहीं है। एंड इफेक्टिव इतनी है कि इनके लिए सिंगल डोज सफिशिएंट रहती है। जो लाइव वैक्सीन है उनकी सिंगल डोज सफिशिएंट रहती है। सिंगल डोज से इम्यूनिटी डेवलप हो जाती है एंड ये इम्यूनिटी लाइफ लॉन्ग प्रोटेक्ट करने का काम करती है। तो लाइव वैक्सीन से रिलेटेड क्या याद रखना है कि लाइव वैक्सीन में पॉजिटिव एजेंट लाइव स्टेट में होते हैं। लाइव स्टेट में होते हैं तो इफेक्टिव होती है। इफेक्टिव होती है तो सिंगल डोज सफिशिएंट होती है। देन सेकंड वन, सेफेस्ट नहीं होती। इफेक्टिव होती है लेकिन सेफेस्ट नहीं होती है। सेकंड टाइप आता है किल्ड और इनएक्टिवेटेड वैक्सीन। इसमें क्या किया जाता है? जो पॉजिटिव एजेंट है उनको एक्सट्रीम हीट, कोल्ड या केमिकल सब्सटेंस यूज करके किल किया जाता है, डीएक्टिवेट कर दिया जाता है। एंड इस केस में जब पॉजिटिव एजेंट डीएक्टिवेट होंगे तो ये सेफेस्ट होगी। लाइव वैक्सीन के कंपैरिजन में सेफेस्ट होती है लेकिन लाइव वैक्सीन के कंपैरिजन में उतनी इफेक्टिव नहीं होती। लाइव वैक्सीन से सेफ होती है लेकिन लाइव वैक्सीन जितनी इफेक्टिव नहीं होती। तो लाइव वैक्सीन जितनी इफेक्टिव नहीं होगी तो मल्टीपल डोजेज बच्चों यहाँ पर अपने को देनी पड़ेगी। मल्टीपल डोजेज देनी पड़ेगी। बूस्टर डोजेज की रिक्वायरमेंट यहाँ पर रहेगी। फॉर एग्जाम्पल IPV, रेबीज वैक्सीन, कोलेरा वैक्सीन, पर्टुसिस वैक्सीन, ये सारी क्या है? किल्ड वैक्सीन के एग्जाम्पल है। देन थर्ड टाइप आता है अपने टॉक्सोइड। कुछ पॉजिटिव एजेंट, कुछ रोगजनक कारक क्या करते हैं? एक टॉक्सिन सब्सटेंस रिलीज करते हैं। जैसे मैं बात करूं तो टेटनस का जो पॉजिटिव एजेंट होता है क्लोस्ट्रीडियम टेटनी। क्लोस्ट्रीडियम टेटनी, ये टेटनी क्या करता है? बॉडी में एक टॉक्सिन रिलीज करता है एंड ये टॉक्सिन डिजीज कोज करने का काम करता है। तो ऐसे टॉक्सिन को यूज करके अगर वैक्सीन बनाई जाए, टॉक्सिन क्या होते हैं? टॉक्सिन लिविंग एजेंट नहीं है, टॉक्सिन केमिकल सब्सटेंस है। टॉक्सिन क्या है बच्चों? केमिकल सब्सटेंस है। केमिकल सब्सटेंस है तो इसमें मल्टीप्लिकेशन की कैपेसिटी नहीं होती, कोई चांस नहीं होते, 0% चांसेज होते हैं कि ये बॉडी में एंटर करने के बाद मल्टीप्लाई करेगा। तो इसलिए ये टॉक्सिन को यूज करके जो वैक्सीन बनाई जाती है इनको सबसे सेफ माना जाता है और इवन प्रेगनेंसी के ड्यूरिंग भी इन वैक्सीन को हम एडमिनिस्टर कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल टेटनस टॉक्सोइड, डिप्थीरिया टॉक्सोइड, तो ये टॉक्सोइड टाइप की वैक्सीन है। देन एक और फर्दर कैटेगरी अपने को देखने को मिलती है मिक्स्ड वैक्सीन। मीन्स जब दो या दो से ज़्यादा वैक्सीन को मिक्स करके कंबाइन एक साथ एडमिनिस्टर किया जाता है वो मिक्स्ड वैक्सीन कहलाती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल MMR, मीजल्स, मम्स एंड रूबेला, DPT बच्चों, डिप्थीरिया, पर्टुसिस एंड टेटनस, देन पेंटावेलेंट, डिप्थीरिया, पर्टुसिस, टेटनस, देन हेपेटाइटिस, हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा। तो ये मिला के जब दो से ज़्यादा वैक्सीन को कंबाइन कर दिया जाता है तो वो होती है अपनी मिक्स्ड वैक्सीन। मिक्स्ड वैक्सीन। देन मिक्स्ड वैक्सीन के पीछे का कॉन्सेप्ट क्या है? रिसोर्सेज को सेव करना। देन सिंगल प्रिक में, सिंगल साइड से सिंगल प्रिक में मल्टीपल वैक्सीन हम एक साथ एडमिनिस्टर कर सकते हैं। सेकंड इम्यूनाइजिंग एजेंट हम देखें तो आता है अपना इम्यूनोग्लोबुलिन। इम्यूनोग्लोबुलिन मीन्स जो हमारी बॉडी में, जो हमारे प्लाज्मा में एंटीबॉडीज है वो क्या है? ह्यूमन इम्यूनोग्लोबुलिन। ये मानव रक्त से प्राप्त शुद्ध एंटीबॉडीज होते हैं एंड पैसिव इम्यूनिटी प्रोवाइड करने का काम करते हैं। अब क्या फायदा होता है, क्या विशेषता होती है? तो ये एंटीबॉडी तुरंत सुरक्षा प्रदान करते हैं
लेकिन कुछ टाइम के लिए प्रोटेक्शन 2 to 3 वीक तक ये प्रोटेक्ट करने का काम करेंगे। तो इन एंटीबॉडी को उन लोगों के लिए यूज किया जा सकता है जिनको इन्फेक्शन होने के चांसेज है, जिनको रिस्क है। फॉर एग्जाम्पल किसी को हेपेटाइटिस बी इन्फेक्टेड पेशेंट का निडल स्टिक इंजरी हो गया, या किसी को सस्पेक्टेड रेबीज के डॉग बाइटिंग हो गई, तो उस केस में ये पेशेंट को इन्फेक्शन से प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं। देन इनको फिर से हम दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट आता है नॉर्मल ह्यूमन इम्यूनोग्लोबुलिन, मीन्स जो नॉर्मल बीमारियों के लिए यूज किए जाते हैं। एंड सेकंड वन स्पेसिफिक ह्यूमन इम्यूनोग्लोबुलिन, मीन जो स्पेसिफिक डिजीज से प्रोटेक्ट करने के लिए कलेक्ट किए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल फॉर हेपेटाइटिस बी, फॉर टेटनस, फॉर वेरियोला। तो नॉर्मल ह्यूमन इम्यूनोग्लोबुलिन एंड सेकंड वन स्पेसिफिक ह्यूमन इम्यूनोग्लोबुलिन। देन बात करें हम थर्ड इम्यूनाइजिंग एजेंट विच इज एंटीसेरा और एंटीटॉक्सिन। एंटीसेरा एनिमल से स्पेसिफिकली हॉर्स के सीरम से तैयार किए जाते हैं एंड उससे पहले इन एनिमल्स को विशिष्ट एंटीजन देकर प्रतिरक्षित किया जाता है। ये एंटीसेरा शरीर में प्रवेश करने वाले टॉक्सिन के अगेंस्ट लड़ने का, जहरीले पदार्थों से लड़ने का काम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल स्नेक बाइट के केस में हम यूज करते हैं ASV एंटी स्नेक वीनम, जो कि हॉर्स के सीरम से प्रिपेयर किया जाता है। किसके सीरम से बच्चों? हॉर्स के सीरम से प्रिपेयर किया जाता है एंड स्नेक के पॉइजन को किल करने का, उसको न्यूट्रलाइज करने का काम करते हैं। लेकिन ये एनिमल्स के सीरम से प्रिपेयर किया जाता है, तो सीरम सिकनेस या एलर्जिक रिएक्शन, एनाफाइलेक्टिक रिएक्शन होने के चांसेज यहाँ पर रहते हैं। तो जब भी एंटीसेरा एडमिनिस्टर किए जाते हैं तो उससे पहले अपने को सेंसिटिविटी टेस्ट करना अनिवार्य होता है। सेंसिटिविटी टेस्ट करने के बाद ही आप एंटीसेरा को एडमिनिस्टर कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल ATS एंटी टेटनस सीरम, एंटी रेबीज सीरम, एंटी स्नेक वीनम एक्सेट्रा। तो ये थे आज का अपना टॉपिक, जिसमें बच्चों हमने बात करी इम्यूनिटी, वेरियस टाइप ऑफ इम्यूनिटी एंड इम्यूनाइजिंग एजेंट लाइक वैक्सीन, इम्यूनोग्लोबुलिन एंड एंटी सेल।